ताल ठोक के आज का पहला सवाल है कि क्या कश्मीर में पाकिस्तान के दलालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? हवाला कारोबार पर वार से क्या कश्मीर में आतंक पर रोक लगेगी? देशद्रोहियों के गैंग के सरगना कब गिरफ्तार होंगे? भारत में पाकिस्तान के दलालों को अब तक कौन पालता रहा? और हुर्रियत के नेताओं के खिलाफ इस कार्रवाई में 3 दशक क्यों लग गए? आपको बता दें कि हमारे साथ आज शाहनवाज हुसैन है। वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ राशिद अल्वी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं, वो आरएसएस से जुड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारे साथ इनामुल नबी होंगे, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे। और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, एनएसजी में फोर्स कमांडर के पद पर रहे हैं। और मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा भी न्यूज रूम से हमारे साथ होंगे, जिन्होंने करीब 1 साल पहले सबसे पहले यह खुलासा कर दिया था कि हुर्रियत के नेताओं को पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है और कैसे कश्मीर घाटी में आतंकवाद पाकिस्तान से आने वाले पैसे पर पल रहा है। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1 साल लगा हुर्रियत के नेताओं पर कार्रवाई होने में। सैयद अली शाह गिलानी के दामाद को आज गिरफ्तार किया गया है। सैयद अली शाह गिलानी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि वो भी अलगाववादी नेता हैं और उन पर भी वही सब आरोप हैं जो उनके दामाद पर हैं? देखिए रोहित जी, जो खुलासा हुआ, जिस तरह से वो लोग हवाला से पैसा लेकर जिस तरह की हरकत कर रहे थे, हमारी सरकार पूरा जांच परख कर कार्रवाई करती है और जांच एजेंसी ने अपना काम किया, उसको बहुत बधाई देते हैं। आपके इस अभियान को भी बधाई देते हैं कि आप लोगों ने उस अभियान को मीडिया के ज़रिए भी चलाया और पूरा देश चाहता था कि इन अलगाववादियों की गिरफ्तारी हो। ये लोग भारत में रहकर वहाँ से पैसा लाकर खुद का बंगला बनाते हैं और कुछ पैसा लोगों को देकर पत्थर मरवाते हैं। तो इनका इलाज शुरू हुआ है, ये अभी शुरुआत है, शुरुआती गिरफ्तारी है। कोई बचेगा नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं जो इसमें शामिल होगा, चाहे वो कितना बड़ा नाम हो। कोई समझौता करने वाली एजेंसी नहीं है। जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। उन लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब ऐसी सरकार है जो कानून से चलती है और कानून जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। जिस तरह से इन लोगों ने हरकत की, जिस तरह से घाटी के माहौल को ख़राब किया, जिस तरह खुद पैसे बनाने का काम किया और उस पैसे से मासूम लोगों के हाथ में डालकर पत्थर मरवाने का काम किया, इनका जो लाइफ लाइन था पैसा देने का, उसको भी काटा गया है और उनकी कार्रवाई भी सख्ती से की गई है। इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए और जो इनके आका हैं वहां तक बात पहुंचेगी। अब बात सर 1.5 मिनट हो गया, मैं आपके पास वापस आऊं। उसके पहले मैं राशिद अल्वी साहब से कमेंट लेना चाहता हूं। राशिद अल्वी, अभी आपकी सांसद कांग्रेस पार्टी की रंजीता रंजन कह रही थी ये लोग काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कार्रवाई नहीं हुई है कभी इन लोगों पे। इससे पहले कब कार्रवाई हुई सर, और क्या क्या हुई, और क्या वाकई ये काम कम कर रहे हैं, बोल ज़्यादा रहे? देखिए, आज सवाल ये नहीं है कि हमारी सरकार के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज हमारी सरकार नहीं, आज इनकी सरकार है और देश से सिक्योरिटी का जुड़ा हुआ मसला है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार के अंदर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। उस ज़माने में भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं 3 साल के बाद एनआईए गिरफ्तार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। उनके खिलाफ सबूत है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जिनके खिलाफ सबूत है उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रोहित जी याद कीजिए, जैसे ही कश्मीर के अंदर चुनाव हो के चुका, बीजेपी की मिलीजुली सरकार के लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, हुर्रियत का शुक्रिया अदा किया था। आपको याद होगा कि इलेक्शन हो गया, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इलेक्शन अमन व अमान के साथ हो गया। ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जाती है? और उसके बाद लगातार कश्मीर के हालात ख़राब होते चले गए। आज वो पैसा जो पाकिस्तान से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हवा में उड़ के आ रहा है या डाखाने के ज़रिए आ रहा है। वो चेन कौन सी है, कैसे आ रहा है? मुझे याद है प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि सरहद पर जब फौज खड़ी है
तो मुझे शर्म आती है कि यूपीए की सरकार में पाकिस्तानी घुस कैसे जाते। आज तो वो प्रधानमंत्री है, सरहद उनके कब्जे के अंदर है, फौज खड़ी है। सर 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया सर। आप अपनी बात जो थोड़ी बहुत रह गई है वो अगली बार में पूरी कीजिएगा। मैं राकेश सिन्हा या ब्रिगेडियर साहब से कमेंट, उसके पहले राहुल सिन्हा मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहता हूं। 1 साल पहले का वो समय जब आप उस वक्त कश्मीर गए थे, जुलाई 2016 में आपने एक खबर की थी कि कैसे सरहद पार से आतंक की फंडिंग हो रही है। आज राशिद अल्वी साहब सवाल उठा रहे हैं कि इनको 3 साल क्यों लग गए इन लोगों तक पहुंचने में। हम पूछ रहे हैं कि 1 साल क्यों लग गया, लेकिन क्या इस 1 साल से पहले, इस 3 साल से पहले इनके बारे में किसी को पता नहीं था? क्या उससे पहले की सरकारों को ये नहीं पता था कि कहां से फंडिंग होती है, कौन लोग मदद करते हैं? रोहित, पता सबको था, सबको पता था कि किस तरीके से 2006 से 2010 के बीच में कट्टरपंथियों को पैसा देने के लिए सऊदी अरब से और पाकिस्तान से लगातार खेप पहुंच रही थी। सबको पता था कि किस तरीके से ये अलगाववादी जो नए लड़के हैं जिन्हें आतंकवादियों की शक्ल में ढाला जा रहा था, तैयार कर रहे हैं। सबको पता था कि दक्षिण कश्मीर में जो मदरसे खुले हुए हैं वो आतंक की ट्रेनिंग का सेंटर बने हुए हैं और आतंकवादियों को लगातार तैयार कर रहे हैं। बावजूद इसके हाथ नहीं डाला गया। आज जो नेता ये बात कर रहे हैं कि उनकी सरकार गिराई गई थी, पैसा दिया गया था उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, असल में उन्हीं नेताओं के, बार बार मैं बोल रहा हूं, शायद उन्हीं नेताओं का ये सरपरस्ती रही, उन्हीं नेताओं का हाथ रहा जिसकी वजह से आज ये हालात वहां पर हमको दिखाई दे रहे हैं। और रोहित, जब आप कश्मीर के अंदर घुसते हैं, खासतौर से दक्षिण कश्मीर के अंदर घुसते हैं, आंखें खोलकर आप चलेंगे ना तो फिर कहने सुनने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ साफ समझ में आ जाता है कि यहाँ के हालात कौन खराब कर रहा है, किसके हाथ में पूरी की पूरी चाबी है। राकेश सिन्हा जी, वो कह रहे हैं कि इनकी सरकार है, इन्होंने तो खुद अलगाववादियों को और हुर्रियत के नेताओं को और पाकिस्तान को शुक्रिया देके सरकार अपनी बनाई थी, और आज ये बात कर रहे हैं कि हम ही कार्रवाई कर रहे हैं। सर सवाल ये है कि हम नई सरकार, पुरानी सरकार, इससे आगे कब बढ़ेंगे, पहली बात। और क्या ये बात पूरी तरह से कही जा सकती है कि पिछली सरकार ने अगर प्रश्रय नहीं दिया होता, जैसा राहुल कह रहे हैं, या उन्होंने आंखें बंद नहीं रखी होती, तो आज ये स्थिति आती? राहुल ने उस बुनियादी बात को कहा है हमारे सामने जो कि एक सच है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनकर हैरत में था कि आप हुर्रियत के पक्ष में ऐसा बोल रहे हैं और सरकार की निंदा कर रहे हैं। अरे उधमपुर में 2007 में जी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था, उधमपुर में 2007 में सूमो गाड़ी पर 46,50,000 रुपये पकड़ा गया था जो कि गिलानी के पास जा रहा था। 2008 से 11 तक आईबी ने की रिपोर्ट है कि 4,50,00,000 रुपया कश्मीर के इन आतंकवादियों को पहुंचा। ये तो घोषित रिपोर्ट है। और ये सरकार क्या कर रही थी, जब 4,50,00,000 करोड़ की भारत की आईबी ने रिपोर्ट सरकार को दिया, जिस रिपोर्ट को लीक करके अखबार में छपाया गया, आईबी ने सरकार पर दबाव डाला। जब आईबी किसी खबर को लीक करती है उसके पीछे मंशा यह होता है, जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता है तो आईबी खबर को लीक करके सरकार पर दबाव डालती है। उस दबाव को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। सूमो गाड़ी पर पैसा पकड़ा गया, वारंट जारी करना चाहे था, गिलानी को नहीं किया। सवाल यह नहीं हुआ कि हमारी सरकार उसकी सरकार। पिछले 2 दशकों से इन्हें भारत सरकार ने दामाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। आज उस उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। एनआईए ने कार्रवाई की। जो लोग कहते हैं चीन के बॉर्डर पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या हो रहा है, अरे चीन के गिदर घुड़की के बाद दूसरी सरकार होती तो हुर्रियत के सामने घुटना टेक देती है। भारत की 4 सीमाओं पर आक्रमण होगा, चारों सीमाओं पर लड़ेंगे। देश की जनता के कॉन्फिडेंस को मत तोड़िए। हुर्रियत के नेता, मैं कह रहा हूं, गिलानी जेल जाएंगे, सिर्फ कुछ महीनों की, चंद महीनों की देर है। उनका दामाद गया है। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको लगता है चीजें सही दिशा में जा रही हैं या देर कर दी है सरकार ने भी? 3 साल निकल गए। देखिए, मैं समझता हूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने से डेमोक्रेसी में कुछ डिले तो होती है, लेकिन इसमें पहली बार कई चीज़ें हुई हैं। पहली बार सर्चेज हुए हैं एनआईए के, और जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक था वो तोड़ा गया है। दूसरी बार कुछ ऐसे लोग अरेस्ट हुए हैं जो कि आतंकवादियों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और तीसरी बात, किसी का दामाद अगर अरेस्ट होता है तो उस आदमी को ज़्यादा पीड़ा होगी बनिस्बत वो खुद गिरफ्तार हो। तो मैं समझता हूँ गिलानी के अगर दामाद गिरफ्तार हुए हैं तो यह एक बड़ा कैच है, गिलानी से भी बड़ा कैच है। लेकिन 2 बातें और हैं। हमको यह समझना पड़ेगा
कि इस वक्त कश्मीर में एक सब कन्वेंशनल वारफेयर चल रहा है और उसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ है, चीन का पूरा हाथ है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को उकसा रहा है और 50% एक आधी वार कश्मीर के वैली के भीतर चल रही है। इसको हम अगर पूरी पॉलिटिकल पार्टी इसको मैंने किया या तुमने किया या इतने देर तक नहीं हुआ और 3 साल तक नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि इस स्टेप को सपोर्ट करना चाहिए और यह स्टेप बहुत कारगर है। और इसके आगे अगर गिलानी का दामाद गिरफ्तार हुआ है तो गिलानी का अगला नंबर होगा। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चल रहा है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, ये बनाना गवर्नमेंट नहीं है। ठीक सर, ठीक। इनामुल नबी हमारे साथ आ गए, उनकी भी बात सुन लेते हैं एक बार। बोलिए इनामुल नबी, हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी पर क्या कहना आपका? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट करती है सेंटिमेंट्स और एस्पायरेशंस कश्मीरी लोगों की। ये जो कार्रवाई हुई है ये इसलिए की गई है, ये एक प्रेशर टैक्टिक है ताकि वो अपनी ज़ुबान बंद रख सके और कश्मीरी लोग जो है राइट्स मांग रहे हैं उस राइट्स को वो सरेंडर कर सके। ना हमारी ज़बान बंद होगी, ना हम सरेंडर करने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है या कोई और है, ये सेंटिमेंट है, ये दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ द सेंटिमेंट। ये सेंटिमेंट का क्रिएशन है। ये मूवमेंट न किसी फ़र्ज से है, न किसी एजेंसी से है, न ऑर्गेनाइजेशन से है, बल्कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस मूवमेंट से है, इस सेंटिमेंट से है। और रही बात हर एक rather than coming to the issue, real issue, या running away from the real issue ये है कि आपको इसका हल निकालना है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट का। ये वही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है जिनके साथ NDA फर्स्ट LK आडवाणी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बात की, और ये वही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है जिनके साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने 2 बार भी बात की जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे। जब वो तब गलत नहीं थे तो आज कैसे वो गलत हो गए? जब आप बात करते हैं तो तब तक वो स्टेक होल्डर्स है। और बीजेपी और RSS के जो 2 नेता यहाँ बैठे हैं, हिपोक्रेसी की हद होती है। आप लोगों को हिपोक्रेसी के लिए वोट नहीं मिला है। मुझे बताइए, मुफ्ती साहब ने तो शुक्रिया किया पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, साथ में ही आपने एजेंडा ऑफ अलायंस में ये कहा कि हुर्रियत स्टेक होल्डर है और उनसे बात होगी। आप किनको ये धोखा दे रहे हैं? ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया इनाम जी आपका। मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं शाहनवाज हुसैन से भी और राकेश सिन्हा से भी। उसके पहले राहुल को मैं एक बार चर्चा में वापस ला रहा हूं। राहुल ये कह रहे हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट करती है कश्मीर को। आप इतना समय लगा के आए हैं, जरा बताइएगा कितने कश्मीर को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट करती है? और आज अगर ये कह रहे हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट करती है, कल को जब उसके दरवाजे ताले लग जाएंगे तो क्या कहेंगे? जैश ए मोहम्मद रिप्रेजेंट करता है कश्मीर को, लश्कर तैयबा रिप्रेजेंट करता है कश्मीर को? रोहित, जो मैं बात बोलूंगा इनामुल नबी के पैर के नीचे से थोड़ी ज़मीन खिसकेगी, क्योंकि उस बात को कश्मीर में हर कोई जानता है लेकिन दिल्ली में कोई बोलना नहीं चाहता है। ये शायद बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पिछले कुछ वक्त से, जब तक बुरहान वानी जिंदा था तब से लेकर अब तक की स्थिति हम बात करें, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब बुरहान वानी जिंदा था उस वक्त लगभग खत्म हो चुकी थी, मरने की कगार पर पहुंच गई थी। इन लोगों को वहां का ना तो कोई आदमी, ना कोई नेता, ना कोई लड़का, कोई पूछ नहीं रहा था। और इन लोगों ने खासतौर से बुरहान वानी की मौत के बाद में उसे कैश किया और कैश करके अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत करना शुरू किया। मांग रहे थे ये हकीकत है कि आज के वक्त में तो तमाम हुर्रियत नेता आपस में लड़ रहे और पैसे के लिए लड़ रहे। जमीनी स्तर पर इनकी पूरी की पूरी साख खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर इनका कहीं कोई वजूद बचा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल से जो रुख अपनाया है उसने रही सही कसर पूरी कर दी है। लोगों ने और ऐसी स्थिति, उनके कॉल पर इनामुल नबी साहब, मैं वहां पे मौजूद था जब आप उस 6 महीने की बात कर रहे हैं, उस कर्फ्यू में अगर सरकार और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कश्मीर के लोगों को छूट नहीं दी होती, शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अगर दुकानें खुलने नहीं दी होती तो आप दगा के दिखाते 6 महीने का बंद। सरकार ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने खुल करके लोगों को कहा वो बंद नाम का था, वो दुकानें बंद सिर्फ टीवी पर दिखाई दे रही थी, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस ने 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां गए उनको भीख मांगने के लिए। आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा, क्या आपकी पार्लियामेंटेरियन क्या सीताराम येचुरी और बाकी लोग उनको बातचीत के लिए भीख मांगने नहीं गए? आप क्या मीरवाइज साहब के पास वो चश्मशाही नहीं गए जब होम मिनिस्टर साहब यहाँ थे? आप टीवी पर हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप कहते हैं मैं पत्रकार था, ठीक है, आप टीवी पर हैं, ये तो समझिए पत्रकार थे तो कम से कम लिखना पढ़ना आपको वो भाषा का थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए। भीख मांगने गए थे, ये था सर, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सेंसिबल तरीके से बात कीजिए। इतने सीनियर लीडर्स आपके साथ बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियंस,
इसका तो लिहाज नहीं, कीजिए। आप कह रहे हैं ना कुछ भी भाई नहीं ठीक है, है, वो आप कुछ भी नहीं है। आप कम से कम टीवी पे बैठे हैं, देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके बाद भी 4 लोग आपको सुन रहे हैं। इसी बात के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन आप सारे मर्यादा, संस्कार, तमीज भी भूल जाएंगे तो गलत होगा, फिर अच्छा नहीं लगता। प्लीज अब शाहनवाज हुसैन, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात वो कह रहे हैं, यशवंत सिन्हा भी गए थे, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर भी गए थे, इसके अलावा पत्रकार भी थे उसमें बहुत सारे। अगर हुर्रियत खत्म है पूरी तरह से, अगर हुर्रियत की यह स्थिति है कि वो आतंकवादियों से पैसा, पाकिस्तान से पैसा लेके आतंकवादियों को यहां पे फंड करती है, तो आपकी सरकार ने कश्मीर में शपथ लेते हुए ये क्यों कहा कि हम इनसे बात करेंगे? दिल्ली में आपका रुख कुछ और है, कश्मीर में कुछ और है। कभी नहीं कहा कि इनसे बात करेंगे। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जिसको भारत के संविधान में यकीन है, जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है और उसके बाद बात करना चाहता है, उससे बातचीत करेंगे। यहाँ जो ये इनामुल नबी कह रहे हैं कि भीख मांगने गए थे, अब न रहम की भीख मांगेंगे, जब पकड़े जाएंगे दबिश होगी। ये इनको इसी तरह की बात है। आप तो जहां पर भी स्क्रैच करेंगे वहीं लगेगा। इन लोगों की कोई वजूद नहीं है। कश्मीर की आवाम इनको पूरी तरह से ठुकरा चुकी है। ये वहां के लोगों की लाश पर सियासत करते हैं। इनको जैसे ही लाश गिरती है इनकी दुकान लग जाती है। जैसे ही लाश गिरती है वैसे ही ये लोग जाकर वहां अपनी दुकान लगा लेते हैं। जनाजे के नाम पर, लाश के नाम पर, कश्मीरी को भड़काने के नाम पर पैसा लेते हैं। आप चाहते हो कि यहाँ फौजियों की लाशें गिरे ताकि आप इलेक्शन लड़े। आपने तो फौजियों की लाशों की होर्डिंग्स पढ़ाते हैं, कपड़े पहनते हैं। आज कश्मीर के जवान गरीब हैं, वहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं है। लेकिन इनामुल नबी, ये पूरी तरह पाकिस्तान के पैसे से पलने वाले लोग, ये लोगों के जज्बात से खेलने का काम करते हैं। और पहली बार हमारी सरकार ने दबिश दिया है। ये कोई इंडिजीनियस मूवमेंट है सर, ये इंडिजीनियस मूवमेंट है। ये इनामुल नबी ने अभी नया कॉइन किया है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। इनामुल नबी कह रहे हैं इंडिजीनियस मूवमेंट है। राशिद साहब, आप बखूबी समझते हैं इंडिजीनियस मूवमेंट का मतलब क्या होता है। कल को ये कहेंगे कि भाई हुर्रियत खत्म हो गई तो हमारा लश्कर तैयबा इंडिजीनियस मूवमेंट है, जैश ए मोहम्मद इंडिजीनियस मूवमेंट है, और उसके इन मूवमेंट्स को मान्यता देते रहेगा क्या हमारा देश? क्या हमारी सरकारें इनके ऐसे मूवमेंट्स को मान्यता देती रहेंगी? मैं कहूँगा, देखिए मैं कहूँगा कि हुर्रियत का असर है कि खत्म हो गया। सवाल ये पैदा भी नहीं हुआ था जब सवाल ये है कि नेहरू जी ने वादा किया था कश्मीरियों के साथ। अच्छा प्लीज आप सुन तो लीजिए उनको। आपकी बात सबने सुनी, कोई टोका टाकी नहीं कर रहा था। देखिए आप हर व्यक्ति के बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। एक एक करके बोलना चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल ये है, ये है कि क्या पाकिस्तान को हम इजाज़त दे दें कि वो पैसे भेजे और हुर्रियत के लोगों तक पैसे पहुंचे। NIA एक इज्जत वाली एजेंसी है जिस पे सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। पाकिस्तान को कैसे इस बात की इजाज़त दी जा सकती है कि वो हिंदुस्तान के अंदर पैसा फराहम करे और अपनी मर्जी से उस मूवमेंट को चलाए? ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अगर अपना पैसा पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा? बलोचिस्तान के अंदर, सरहद के अंदर, क्या हमें मालूम नहीं कि लोग कितना विद्रोह कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती? RSS इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि जब इलेक्शन में आपने पाकिस्तान का शुक्रिया क्यों अदा किया था, हुर्रियत का शुक्रिया क्यों अदा किया था? आज टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हमने नहीं किया था। अखबार की कटिंग और टीवी चैनल्स के, एक मिनट सुनिए, आपकी सरकार PDP के साथ है। देखिए PDP और आप एक हैं, आपकी सरकार है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और मैं एक बात कहूंगा, अभी फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीते हैं, 6% वोट पड़ा है, 6% वोट पड़ा है आपकी सरकार के अंदर। कश्मीर के हालात खराब हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और इतने खराब पहले कभी नहीं रहे। RSS मुझे कह रही है मैं हुर्रियत की तारीफ कर रहा हूं,
अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल देते हो। चीजें जो ये हुर्रियत के बीजेपी लोग और जो आरएसएस चर्चा दोनों का करते हैं, वही तरीका जबान है। कांग्रेस क्यों जो बोलती है? सवाल मैं पूछता हूँ, कांग्रेस वही जबान इनामुल नबी जो की सवाल जबान क्यों मैं बोल रहे पूछता हूँ हैं? उसका जवाब दो। रोहित जी, मैं इनका जवाब देता हूँ। फारूक अब्दुल्ला को याद कर कोई रहे हैं। शुक्रिया अदा आप नहीं मेरी किया। बात फारूक सुनिए, अब्दुल्ला को याद अच्छे कर से रहे हो हैं। गया। आप मेरी बात उस वक्त सुनिए। सर, जिन सुनिए। लोगों ने कहा, जिन लोगों मेरी ने बात कहा, सुनिए। जिन्होंने बीच में मुफ्ती क्यों मोहम्मद बोलते हो भाई? सईद साहब ने जो कहा वो शाहनवाज, आज जिंदा नहीं तुम है। बीच में क्यों उनकी बोलते हो? को मेरी नहीं बात मैं का कह रहा जवाब हूं। देना ना। मुझे जवाब देने दीजिए। अरे फिर। मेरी बात, भाई मेरी बात तो सुनो, उसके बाद जवाब दो यार। तुम भी ऐसे आदमी हो गए कि बीच में बोलने लगे। मैं बोलता हूं, उसके बाद जवाब दो। क्या मुख्यमंत्री को बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही थी जब उन्होंने कहा था पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? क्यों नहीं सपोर्ट विड्रा किया आपने? आप कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर रहे इस बात को। सरकार में तो शामिल ना होगे और टीवी पे बैठ के कहोगे कि हमने नहीं कहा है। आज हालात ये कि 6% पे पार्लियामेंट का मेंबर चुना जा रहा है, जो कह रहा है कि तीसरे कंट्री को बातचीत में शामिल की जाए। उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो। अगर 3 साल में आपने हालात को ठीक किया होता तो ये नौबत नहीं आती। इन तमाम हालात के लिए आपकी सरकार कश्मीर में भी है, दिल्ली में भी है। आपके 3 साल पहले कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे आज तो आप सरकार में हो। ओके। आप करो। क्यों नहीं करते हो? ओके ओके राशिद अलवी, जो हालात हैं ठीक है राशिद अलवी साहब, जिम्मेदार आपने अपना पॉइंट रख दिया जी। शाहनवाज छोटा जवाब दीजिएगा। राकेश सिन्हा जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। बोलिए शाहनवाज जी। जी सवाल जो मैं छोटा ही दे रहा हूं, इन्होंने बड़ा लंबा जवाब दिया, रिपीट भी किया है। सवाल है कि कश्मीर के हालात बिगाड़ने वाली कांग्रेस 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमको सिखा रही है कांग्रेस, हमें कह रही है कि आपने कुछ नहीं किया। अरे कश्मीर की तो एक एक बर्बादी के लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोगों की बर्बादी को हम झेल रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। काश आपने हुर्रियत को तब लगाम लगाया होता, आपने हुर्रियत को तब ठीक किया होता। आप लोगों ने हुर्रियत के साथ जिस तरह से गलभैया की, उसका नतीजा है हमने तो 3 साल में हुर्रियत को किनारे कर दिया है। और आज पहली बार कार्रवाई हुई। क्या कांग्रेस के राशिद अलवी साहब को मालूम है कोई कार्रवाई इस तरह की कभी की? जब हमने कार्रवाई की तो आप करें आपने 3 साल लगा दिया। 3 साल हम जांच करके कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। आतंकवाद की कमर तोड़ी है, पाकिस्तान के जरिए जो फंडिंग है उसको खत्म कर रहे हैं और उन तक हाथ पहुंचा रहे हैं जिन लोगों ने पैसा लेकर वहां मासूम कश्मीरियों के हाथ में पत्थर देने का काम किया है। और आप एक बार 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 चर्चा कर देते हैं कि आप लोगों ने ये कहा। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सब लोगों का शुक्रिया कहा, वो उनका ही उनकी राय है। हमने चुनाव कराया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में चुनाव हुआ, हमने पाकिस्तान और हुर्रियत उनको अपने घर में रहने को मजबूर किया और वहां के लोगों ने वोटिंग किया। वहां के लोगों की, वहां के लोगों ने जिन्होंने वोटिंग किया उनको हुर्रियत के मुंह पर तमाचा मारा वोटिंग करके। जिन्होंने वोटिंग किया पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा वोटिंग करके। और आप ताना दे रहे हैं कि 6% वोटिंग क्यों हो रही है? जब 70%, 50% वोटिंग हुई तब आपने नरेंद्र मोदी की और सरकार की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों को छोड़िए। ठीक है। अगर वो खुश एक नहीं है, सेकंड, राकेश सिन्हा जी पहले राकेश सिन्हा, इनामुल नबी पहले राकेश सिन्हा जी, इनामुल नबी बोल रहे थे, इनामुल नबी पहले राकेश सिन्हा जी, इनामुल नबी पहले राकेश सिन्हा, हमने आतंकवाद पर इनामुल नबी नहीं चली है। हम इनामुल आतंकवाद नबी पर चिल्लाने से होगा नहीं, एकतरफा नीति चलते हैं। इनामुल नबी चिल्लाने से होगा नहीं। लेकिन आतंकवादी अलगाववादी से ठीक कोई शर्मा लगाव जी। नहीं है। ओके। कानून अपना काम करेगा, चाहे सैयद अली शाह जिलानी भी हो। अगर जांच वहां तक पहुंचेगी तो पहुंचेगी। ठीक है सर, यहाँ ठीक है सर, ओके राकेश सिन्हा जी, धोखा दे रहे हो राकेश सिन्हा जी, आरोप कांग्रेस का बड़ा सीधा सीधा सा है। बात की हमने। जो बात इनामुल नबी कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि साहब जब आप सरकार में आए थे तब आप हुर्रियत को शुक्रिया अदा कर रहे थे। आज हुर्रियत के पास आपके नेता जाते हैं बात करने के लिए। दिल्ली में सरकार कहती है कि ये स्टेक होल्डर नहीं है, कश्मीर की सरकार कहती है कि स्टेक होल्डर है। एक राय तो बना लीजिए हुर्रियत वालों के लिए कि ये आतंकवादी है या स्टेक होल्डर है। देखिए, कोई कुछ कहे, जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन इस सरकार को है बाहर से, हम तो सांस्कृतिक संगठन लेकिन बाहर से एक नैतिक समर्थन दे रहे हैं कि सरकार चलनी चाहिए, तब तक हुर्रियत से बात नहीं हो सकती है। संघ कभी भी हुर्रियत से बात नहीं होने देगा। और एक बात मैं बता देता हूं, 2004 से 14 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने तक
कांग्रेस के नेताओं ने हुर्रियत के पास जो पैसे मिले, क्या आईबी की रिपोर्ट नहीं थी? नहीं, कुछ तो जी न्यूज़ के ही रिपोर्ट्स को आप देख लीजिए। जब जी न्यूज़ ने खुलासा किया था तो आपने क्या कार्रवाई की? अब मैं आता हूँ नबी साहब के पास। अरे आप ये इमामुल नबी जी बता दीजिए, आप कश्मीर की सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीर में आपका बड़ा जन समर्थन है, तो जब इनके दामाद पकड़े गए तो कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया है? इनके रिहाई के लिए, इनके जमानत के लिए कश्मीर से कितने लोग सामने आने वाले हैं? अरे एक आदमी कश्मीर से सामने नहीं आएगा। और जाइए पाकिस्तान से लोगों को लाइए पैसे पर कि चलिए पाकिस्तान का आदमी आकर भारत में जमानत करेगा। मैं दो बातें हम कहकर रोहित जी अगर वो कुछ नहीं है, छोड़िए ना। देखिए, मैं कह रहा हूँ गिलानी साहब को छोड़िए। अरे सुन लीजिए, आप भीख मांगने की बात कर रहे थे ना, आप जमानत के लिए भीख मांगेंगे, जमानत के लिए भीख मांगेंगे राष्ट्रवादियों के सामने। और हुर्रियत की भाषा बदल रही है। आज इनकी भाषा देखिए, आज ये लाहौर कृष्ण आडवाणी को याद कर रहे हैं, आज ये एनडीए 1 को याद कर रहे हैं, आज ये डायलॉग के टेबल में आने का इंडिकेशन दे रहे हैं। हम आपसे डायलॉग के टेबल पर नहीं आएंगे जब तक आप राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे। तब आप सुन लीजिए, भीख मांगने की बात कर रहे थे। नहीं सर, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है राकेश सिन्हा जी। मैं एक बार मिश्रा जी को बीच में लाना चाहता हूं, ब्रिगेडियर मिश्रा जी को। ब्रिगेडियर मिश्रा जी, यही सबसे हैरान करने वाली बात है कि आपको पासपोर्ट हिंदुस्तान का चाहिए लेकिन संविधान हिंदुस्तान का नहीं चाहिए। आप देश से बाहर जाते हैं तो आप बचना चाहते हैं कि कोई हमको पाकिस्तानी ना मान ले, इसलिए आप हिंदुस्तान की आइडेंटिटी लेके जाना चाहते हैं, लेकिन देश के अंदर आते ही आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का संविधान नहीं मानते। ये नबी गांधी जी भी मैं 4 पॉइंट उठाए गए हैं, ये चारों पॉइंट का पासपोर्ट। अरे नबी बंद करो बात करना। नबी प्लीज। नबी सुनो, तुम जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। अब सुनो, 4 पॉइंट उठाए गए, चारों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। बोलो ना, ये नबी सुनो, आपकी तुम 4 पॉइंट बात कर रहे हो, आपकी मर्यादा कहां गई? अब नबी तुम तो नबी तुम नहीं बोला, तुमको अभी तुम बोल रहा हूँ, अभी तुम बोल रहा हूँ। और नबी सुनो, नबी सुनो, इनामुल नबी, ये आतंकवादियों का पैरोकार मिश्रा जी से बात करेगा? नबी सुनो, तुम्हें जी न्यूज तो तुम्हें लोकतंत्र होने के कारण मौका दे रहा है बोलने का। तुम एक सेवानिवृत्त अधिकारी से बात कर रहे हो। अरे हिंदुस्तान की रोटी खाकर हिंदुस्तान नबी बात यह है कि जो भाषा में बात करने वालों को हम सबक सिखाना जानते हैं। नबी जिसको कह रहे हो कि ये इंडिजिनस मूवमेंट है, ये इंडिजिनस नबी शट अप, नबी शट अप, नबी शट अप, जुर्माना नबी तुम शट अप, प्लीज सर, जुर्माना नबी तुम शट अप, मिश्रा जी प्लीज, जुर्माना नबी तुम शट अप, तुम्हारा इनाम नाम नहीं होना चाहिए, तुम शट अप। और सुनो, ये इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है, इंडिजिनस मूवमेंट का तुमको परिभाषा नहीं मालूम है। यह 1989 तक, 1947 से 1989 तक यह अगर अपने सलूक में रहा तो इंडिजिनस 89 के बाद कैसे हुआ? पहली बात। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था। वो यूनाइटेड नेशंस गए थे, यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है उसको तुम पढ़ो और पता लगेगा कि पंडित नेहरू ने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूं। नहीं, नहीं सुनो, तुमने ठेका लिया, तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो कि सच बोलने का ठेका लिया है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर के बारे में कहा जा रहा है कि आज सबसे खराब व्यवस्था है, सबसे खराब व्यवस्था तब थी जब 4 लाख पंडित वहां से हटाए गए थे। और जो 6% की बात हो रही है, वो लोग ये जो फरूक अब्दुल्ला इलेक्ट हुए 6% वोट पर, इनके फादर वो अरेस्ट हुए थे जब चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर थे, और इन्होंने इतने दिन तक हुकूमत की है कश्मीर पर, और इनके लड़के ने हुकूमत की है।
अगर ये 6% के वोट पर आए हैं तो इनका मॉरल ग्राउंड बनता है कि ये इस्तीफा देके वापस श्रीनगर जाएं। ये पॉइंट है और ये कोई इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है, ये आतंकवादियों का मूवमेंट है। नबी इसमें नंबर 1 है। ठीक है सर, अगर ये आतंकवादियों का मूवमेंट है तो इनको अलगाववादी का लबादा ओढ़ने की इजाजत क्यों है? क्यों हमारी जांच एजेंसियां, सरकारें, राजनीतिक पार्टियां इनको अलगाववादी कह के बचाती हैं, सीधे आतंकवादी नहीं कहती हैं? मैं राहुल सिन्हा आपसे कमेंट दूंगा, उसके पहले जल्दी से फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया, वो सुनवा देते हैं, क्योंकि सब यहां फारूक अब्दुल्ला को याद कर रहे हैं, उनकी पार्टी से कोई है नहीं। उन्होंने आज क्या कहा वो सुनवाते हैं जरा। अब आप पूछते हैं ना पैसा कहां से आया, माफी चाहता हूं ये कहने को, यहां से भी मैं नाम नहीं लूंगा, गवर्नमेंट इंडिया से भी फंड गया हुर्रियत को। वो किताब है, अगर आप पढ़ें इसकी दौलत की, उसने कहा है दी थी कि पैसा दिया गया। जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनको ख़त्म करने के लिए एक रास्ता निकाला गया कि ये नहीं उठे। आज उसका नतीजा देख रहे हैं, भारत देख रहा है क्या हो रहा है। कोई चीज़ ठीक नहीं है, हर तरफ उथल पुथल है। राहुल सिन्हा, मैं राशिद अलवी से कमेंट लूंगा अब्दुल्ला साहब की बात पर, क्योंकि गठबंधन है अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, लेकिन उससे पहले सरकारें, राजनीतिक पार्टियां, जांच एजेंसियां अलगाववादियों को अलगाववादी क्यों कहती हैं, आतंकवादी क्यों नहीं कहती सीधे सीधे? अगर ये आतंकवादियों की फंडिंग करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं, उनके लिए कवर का काम करते हैं, तो क्योंकि 2014 से पहले तक ये एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में बहुत हद तक मददगार साबित होते थे, इसी वजह से इनको अलगाववादी नाम दिया जाता है। हालांकि काम इनके पूरी तरीके से आतंकवादी वाले हैं। लेकिन रोहित, एक चीज़ बड़ी स्पष्ट साफ तौर पर समझनी चाहिए कश्मीर को लेकर के, एक साल में अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो ये कोई बहुत पीठ थपथपाने वाला काम नहीं है। कश्मीर के हालात को समझना होगा। कश्मीर में अब जो चल रहा है वो ना तो हुर्रियत के हाथ में है, ना ही अब आतंकवादियों के हाथ में है। ये सारा का सारा खेल अब कट्टरपंथियों के पास पहुंच चुका है, जिनके पास विदेश से लगातार पैसा पहुंच रहा है। सरकार के पास लगातार ये खुफिया जानकारी है और पता है उसको कि दक्षिण कश्मीर में किन गलियों में, किन किन जगह पर जो मदरसे चल रहे हैं, वहां पर ये खेल खेला जा रहा है। अब कार्रवाई करने की जरूरत वहां पर है, अगर वाकई इस पूरे के पूरे मसले को खत्म करना है और कश्मीर को सही स्थिति में लाना है। क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इनामुल नबी जैसे लोग या फिर दक्षिण कश्मीर में बंदूक पकड़कर खड़े वो आतंकवादी लड़के, ये लोग खुद ही सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त अपने आप को स्टैब्लिश करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये खुद लड़ेंगे और खुद मरेंगे, उसमें कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन वो कट्टरपंथी जो कि स्लो पॉइजन पहले धीरे धीरे दे रहे थे, लेकिन अब तेजी से देना शुरू किया है कश्मीर के नौजवानों के अंदर, उनको खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इनामुल नबी, अब बोलिए। पहले मैं इनसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि मदरसा का नाम मत ले। ठीक है, आप लोगों को मुसलमानों के बारे में नफरत हो सकती है, मुसलमानों का वेनम हो सकता है। मुझे मैं मदरसों का नाम नहीं ले रहा हूं, एजेंसीज के पास किस मस्जिद से भारत के खिलाफ भाषण दिए जाते हैं, को बरगलाया जाता है, तस्वीरें हैं हमारे पास में। आप देश भर के मुसलमानों को उसके साथ मत जोड़ के खड़े करिए। कहीं सुनी बातें नहीं है। आप तो कम से कम निकला है, आप इस देश को किसी नागरिक को अपने साथ खड़ा नहीं पाएंगे। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिएगा। मदरसे से इस देश के लोग आपके साथ खड़े हैं। जुर्माना नबी, भूल जाइए मुसलमान या हिंदू, इस देश का कोई भी नागरिक जो अपने आप को इस देश का नागरिक मानता है, हिंदुस्तानी मानता है, वो आप लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा। क्रिकेटर परवेज रसूल निकला है। जुर्माना नबी मदरसे के नाम क्यों ना ले? आप एक मदरसे का नाम बताइए जहाँ से कोई मिलिटेंट निकला हो। एक मिलिटेंट का नाम। जुर्माना नबी, तुम डिक्टेटर हो। जुर्माना नबी, तुम डिक्टेटर हो, क्या बैठे हो? अयूब पंडित तुम डिक्टेटर हो, की हत्या कर दी। तुम्हारे कहने से किसी का नाम नहीं लेंगे। इनामुल नबी को ये जवाब देना चाहिए कि आप शबे कदर की रात को आपने अयूब पंडित की हत्या कर दी। इनामुल नबी, आप जुबान को लगाम दीजिए आपको प्लीज। जुर्माना नबी, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। इनामुल नबी, इनामुल नबी, ये गलत तरीका है। इनामुल नबी, ये गलत तरीका है। आप इस तरीके से बदतमीजी करके कार्यक्रम में नहीं रह सकते। इनामुल नबी, हम आपकी आवाज बंद कर रहे हैं। आपको अगर बात करने की तमीज नहीं है, आप टेलीविजन चैनल पर बैठने
के लायक नहीं है नामुल नबी। टीवी चैनल आप बताते होंगे अपने आप को पत्रकार, आतंकवादियों के सपोर्टर होने के बावजूद ये हमारी मजबूरी है कि लोकतंत्र में हम आपको मौका देते हैं अपनी बात रखने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि टीवी डिबेट्स में भी आप बंदूकें लेके बैठेंगे तो मैं माफी चाहता हूं, आप लोग इस लायक नहीं है कि आप टीवी पर बैठे और अपनी बात रखें। क्या आप जा सकते हैं यहाँ से, आप जा सकते हैं नामुल नबी, जा सकते हैं आप। अयूब पंडित की हत्या करने वाले जा सकते हैं आप। उसको शहीद करने वाले कोई मुसलमानों की बात कहते हुए कोई मुंह पर शोभा देता है? नहीं, सवाल मेरा ये है राशिद अल्वी साहब, शाहनवाज हुसैन, मुसलमान, मेरा सवाल ये है राशिद अल्वी साहब, शाहनवाज हुसैन, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए राशिद अल्वी, कौन मुसलमान खड़ा होगा इनामुल नबी के साथ इस बात पे कि ये मुसलमान है, अगर ये देश के खिलाफ खड़े रहेंगे तो? बिल्कुल ये शबे कदर की रात में हत्या कर देते हैं, मस्जिद के सामने जान ले लेते हैं। ठीक सर, ये हुर्रियत के लोग, ये खून बहाने वाले लोग मुसलमानों के नाम ओके शाहनवाज जी, पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक शाहनवाज जी, जिहाद की बात करते हैं। ठीक, लोगों का, मासूम लोगों का खून बहाने वाले ये मुसलमान, अपने आप को ठेकेदार बनने वाले ये मुसलमान है क्या? ठीक शाहनवाज जी, राशिद अल्वी, मुसलमान है। राशिद अल्वी, रमजान में कत्ल करने वाले, लैलतुल कद्र की रात में अयूब पंडित की हत्या करने वाले ये कहाँ के मुसलमान है? ठीक शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, पाकिस्तान से शाहनवाज जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शाहनवाज जी, अब मैं एक बार राशिद जी से कमेंट ले रहा हूं। राशिद जी, आपके अपनी पार्टी की सहयोगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला ने कहा दुल्लत की किताब पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे पैसे पहुंचाती थी भारत की सरकार हुर्रियत के नेताओं को। देखिए, मैं कहूँगा कि मौजूदा सरकार बीजेपी की है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पे इन्वेस्टिगेट करें, पता करें कहाँ से पैसा आता था, कौन पहुँचाता था। और अटल जी की सरकार में फारूक साहब के बेटे दिल्ली के अंदर मंत्री थे। फारूक साहब ने कश्मीर के अंदर बोला था कि कश्मीर को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और मैंने ये लोकसभा में ये मसला उठाया था, इंडिया टुडे के अंदर छपा था। तो मौजूदा सरकार को चाहिए फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को इन्वेस्टिगेट करे। और अभी तो इससे भी एक कदम आगे फारूक अब्दुल्ला बोले हैं कि तीसरे देश को बीच में डाला जाए, चाइना को डाला जाए। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने पूछा ये तो आपके फारूक अब्दुल्ला से है ना, क्या आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट के मेंबर आपके साथ है साहब, चुन के आए हैं। अरे गठबंधन आपके साथ है, हम असेंबली में अकेले गठबंधन तो तोड़ दे, आप किसको उपदेश दे रहे हैं? अरे गठबंधन आपका, आप गठबंधन तो तोड़िए। आपने शिवसेना के साथ गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला, अरे शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ा है आपने। आप तो सेल्फ कॉल कर रहे हैं। रोज गाली देता है आपको। मणिशंकर अय्यर हुर्रियत से मिलते हैं, फारूक अब्दुल्ला यह बोलते हैं, शिवसेना रोज गाली देता है। आप क्या बात कर रहे हैं? शिवसेना रोज गाली देता है, भाषा हुर्रियत की भाषा, शिवसेना रोज गाली देता है आपको। राहुल गांधी चीन के गाली दी है, कांग्रेस कल भी उन्होंने आपके खिलाफ बोला है, आपने आपके खिलाफ बोला, आपने गठबंधन तोड़ा है। नरेंद्र मोदी का विरोध, शिवसेना से गठबंधन तोड़ा, मतलब भारत का विरोध नहीं होता। यहाँ बैठ के सबक सिखा रहे हो, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते यहाँ करते, बैठ के सबक सिखा रहे हो, कांग्रेस भारत का विरोध करने लगी है। भारत विरोधी गतिविधियों को आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं, आप हुर्रियत को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूं, हुर्रियत एक समय क्रिएट किया था, अटल जी की सरकार में आपके साथ थे। जैसे हुर्रियत ने उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पार्ट बनने से एनडीए की सरकार में आपके साथ थे फारूक अब्दुल्ला, यूपीए ने उनके मंत्री थे। आज हुर्रियत के साथ जो हो रहा है, यदि ये 2009 हो गया होता तो कश्मीर की स्थिति नहीं होती। सर कौन सा जवाब? फारूक अब्दुल्ला से आप गठबंधन तोड़िए, फारूक अब्दुल्ला की आप निंदा कीजिए, हमने तो निंदा की। फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही की तरह बयान दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने कहा पीओके भारत के बाप का है। ये फारूक अब्दुल्ला से पूछता हूं, क्या कश्मीर उनके बाप का है? शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने जेल में बंद किया था, उनकी स्थिति उनके पूरे परिवार की ने ये भी कह दिया, जिस तरह कोई राष्ट्रवादी नहीं है। पत्थरबाज जो है वो जिस तरह राष्ट्रीय कार्य जिस तरीके की जबान, जिस तरीके की जबान ये हुर्रियत के लीडर बोल रहे थे, अब इसी तरीके की जबान आरएसएस का नेता बोल रहा है। अरे भाई ये बहस है टीवी पे, क्यों नहीं बोलेंगे? 2009 से 14 तक, आप 2004 से 14 तक आप क्या कर रहे थे? अरे इनको गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर में आर्मी को फ्री हैंड देने की जरूरत है। जो लोग गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे, उनको फूल का माला हम नहीं पहनाएंगे। हम सांप को दूध नहीं पिलाते हैं।
देखिए नागपंचमी देश अरे में एक बार होता है, हम रोज नागपंचमी टीवी पे नहीं बंदूक मनाते की हैं। गोली आप नहीं सुन लीजिए, चलती है, नागपंचमी सरहद पे सिर्फ एक चलती बार है। होता है। सरहद पे गोली चलती है। भारत के सेना प्रमुख ने टीवी कहा, पे चिल्लाना कांग्रेस ने बहुत मूल आसान रूप से है। सेना प्रमुख ने अपने सिर्फ इतना प्रधानमंत्री कहा से कि बातचीत कहिए, से नहीं, सर, अरे अपने अरे प्रधानमंत्री देखिए, सर, एक चीज तो बताइए। क्या हो रहा है, देख लीजिए ओके ना। राशिद साहब, सरहद पे 4 जिलों में ओके राशिद साहब और राकेश सिन्हा जी। रोहित जी मैं एक रोहित जी सेकंड सर, एक सेकंड रोहित जी सर, एक सेकंड राकेश जी, राकेश जी एक रोहित सेकंड, इस तरह कैसे बहस करोगे? एक सेकंड सर, राकेश जी और राशिद रोहित अलवी जी, जी, आप दोनों, ये बहस का तरीका है। आप दोनों भाई, आपस में इस तरीके से ना उलझे। मैं तो मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे आप सर लोग। सर एक सेकंड ये आरएसएस के प्रवक्ता से कहिए कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है। सर मुझे सर, एक बोलने दो, उसके बाद बोलो कौन सर, है एक सेकंड, आप? तरीका बहुत ठीक है। ऐसा एक लग रहा है सेकंड, कि जैसे आप- टीवी आप पे ही जंग RSS कर दोगे RSS आप। पे एक लगाते सेकंड हैं, सर, मैं चुप बैठा रहूं। एक सेकंड आप दोनों थोड़ा पानी पीजिए। मैं मिश्रा साहब से एक कमेंट लेता हूं, राशिद साहब फिर आपके पास आता हूं इस वादे के साथ कि फिर टोका टाकी नहीं होगी, आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद दूसरे व्यक्ति अपनी बात रख लेंगे। मिश्रा साहब, क्या अब पार्टी लाइन से ऊपर यह समय नहीं आ गया कि ऐसे आतंकवादियों के लिए, अलगाववादियों का नाम जिनको दे रखा हमने, हमारे लोगों के बीच में रहकर जो जहर फैलाते हैं, उनको पार्टी से अलग हटके देश हित के बारे में सोचते हुए उन पर कार्रवाई होने देनी चाहिए, ना कि उनके लिए कवर फायर करना चाहिए ऐसे? ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि इतने सीनियर लोग हैं, इतने पार्टी वाले, इतने दिन तक ये राज्य किए हैं, इतना तजुर्बा है, पढ़े लिखे हैं, क्या टीवी चैनल पर एंकर को बताना पड़ेगा कि भाई आप पार्टी लाइन के ऊपर उठो? ये तो इनको सुमोटो करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ये बहस हो रही है, इस बहस में जो सबसे बड़ी चीज़ देखने की है वो ये है कि काम शुरू हो गया है। जितने भी वहाँ के अलगाववादी नेता हैं, चाहे उनको कोई भी संज्ञा दी जाए, कोई नाउन दिया जाए, ये सब आतंकवादी कैटेगरी में आते हैं और इनके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। और तीसरी बात वहाँ पर जो वहाबी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको भी हमने रोकना पड़ेगा। और आर्मी जो ऑपरेशन कर रही है बड़ा क्रेडिटेबल है। पिछले 3 महीने से जिस तरीके से आतंकवादी सरगना मारे जा रहे हैं वो आर्मी के इंटेंस ऑपरेशन का नतीजा है। ये कंटिन्यू होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला साल आते आते आर्मी वहां पर आतंकवादियों का सफाया कर देगी। ठीक, राशिद साहब, कांग्रेस कंफ्यूज्ड है या वाकई कांग्रेस परेशान है इस बात से जो चीजें हो रही हैं? देखिए, कांग्रेस क्यों परेशान होगी? कांग्रेस के दौर में कश्मीर क्या ऐसा ही कश्मीर था जैसे आज है? यह कह देना बहुत आसान है कि 10 साल के अंदर कुछ करते तो ऐसे हालात ना होते। हंसी आती है इस बात पे। गांव के अंदर कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जिम्मेदार कांग्रेस को बता दो, आपके पास कश्मीर की सरकार, आपके पास दिल्ली की सरकार, आज तक आप ब्राह्मण्स को वहां बसा नहीं सके, हालात खराब कर रहे हो। टीवी पे बैठ के ऐसा लगता है कि अभी बंदूक लेके बैठोगे और पाकिस्तान को भी खत्म कर दोगे, कश्मीर का समस्या का समाधान भी कर दोगे। अरे आज आपकी सरकार है, कश्मीर के हालात जितने आज खराब है इतने कभी खराब नहीं रहे। आप उनसे बात करो ना करो, आप उन्हें जेल में डालो ना डालो, देश के लोग चाहते हैं कि कश्मीर की समस्या का समाधान हो। अगर वो आरएसएस को करना है तो आरएसएस करे। आप कह रहे हैं कि बगैर आरएसएस के कुछ नहीं हो सकता, तो आप ही जाके प्रधानमंत्री को बुद्धि दीजिए कि कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। सिर्फ कांग्रेस को गाली देने से हालात पे कोई फर्क पड़ने वाला मतलब नहीं। फेलियर आपका है, 3 साल से आपकी सरकार है, 2 फेलियर साल और आपका है रहेगी। और सुलझाना इन लोगों को है। हमारा फेलियर, अगर हमारा फेलियर होता तो 10 साल के अंदर ऐसे हालात। आज कश्मीर के हालात हर आदमी से पूछिए कि बदतरीन हालात हैं। सर, इसके राहुल लिए सिन्हा कौन जिम्मेदार है? हम ठीक जिम्मेदार है सर। राहुल सिन्हा, पिछले 10 साल जब वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या पिछले उस समय जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उस दरमियान क्या क्या चीजें हुई हैं? रोहित वो बोलूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा। मैंने जब पिछली बार मदरसे शब्द का इस्तेमाल किया और इनामुल नबी ने उसे बड़ी सफाई के साथ हिंदू मुस्लिम से जोड़ा, उस चीज़ को भी सरकार को देखना होगा। दक्षिण कश्मीर में अभी भी
कई सूफी ऐसे मौलवी लगे हुए हैं जो कि कश्मीर की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, जिनके मदरसे चल रहे हैं, जो मदरसों में प्रो हिंदुस्तान बातें करते हैं, प्रो इंडियंस बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों को किसी तरीके का संरक्षण नहीं मिल दिया जाता। उन लोगों को सरकार वो सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही या उन आतंकवादी अलगाववादियों से बचाने की कोशिश नहीं कर रही जो कि की जानी चाहिए थी। मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़ी संख्या है मदरसों की जो कि कश्मीर के नौजवानों को भटका रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या तादाद सूफी समाज के उन लोगों की भी है जिनके मदरसे चल रहे हैं, जो लगातार कोशिश में है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लगातार बना रहे, नौजवानों के दिमाग से उसको निकाला जाए। और राशिद अल्वी साहब, 2010 की घटना को आप भूल गए, जब हालात कितने खराब हुए थे कश्मीर के अंदर। आप कह रहे हैं कि हालात इस स्थिति में आके खराब हुए हैं। 3 साल सरकार की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं 3 साल में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए थे, जो अभी तक उतने नहीं दिख रहे हैं। लेकिन 2012 तक सबको पता था कि दक्षिण कश्मीर में लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको यहाँ से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास वो सारी खबरें थी, बावजूद उनके रोका गया। और ये विस्फोट 2014 के बाद चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट लोगों को दिखाई देनी शुरू हुई, उसको एक विस्फोट के तौर पर वहां के विपक्ष ने, अलगाववादियों ने और आतंकवादियों के जो खैरखा बने हुए हैं उन लोगों ने मिलकर किया। तस्वीर बड़ी साफ है रोहित, देखिए इस चीज को समझना पड़ेगा, बीजेपी को भी समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ हुर्रियत पर टारगेट करके कश्मीर की समस्या का हल नहीं कर सकते, आपको नस पकड़नी होगी। ठीक है, समय खत्म हो गया, लेकिन राकेश सिन्हा 30 सेकेंड है केवल मेरे पास। देखिए रोहित जी, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी एक बात कही थी कि अब जो राहुल सिन्हा जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि अब हुर्रियत के हाथ में चीज नहीं रह गई। रेडिकल इस्लाम ने अपनी जगह बनाई है, बहुत हिस्से तक कुछ हिस्सों तक जगह बनाई है। आज हमको उस रेडिकल इस्लाम की समस्या को एड्रेस करना पड़ेगा और उसमें मदरसा उसका इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। राशिद अल्वी साहब माने या ना माने, इसको इस्लाम से जोड़ें या मुस्लिम से जोड़ें, जिससे जोड़ना जोड़ लीजिए, हमें रेडिकल इस्लाम को सामना करना पड़ेगा। वहाँ के आतंकवाद के धर्म के जड़ को खोदना पड़ेगा, उसमें मट्ठा डालना पड़ेगा, चाहे आर्मी के बुलेट से हो या सूफियों के द्वारा हो, जो भी रास्ता है रास्ता निकालना पड़ेगा। राज्य तो शक्ति का ही नहीं। देखिए राकेश सिन्हा जी, राशिद अल्वी ने तो ना मदरसे को जोड़ा ना रेडिकल इस्लाम को कहीं जोड़ा अभी तक। वो इनामुल नबी थे, उनका तरीका गलत था बात करने का, इसलिए हमें उन्हें डिबेट से बाहर करना पड़ा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, कार्रवाई अब हो रही है, मिश्रा जी ने कहा लगातार हो रही है आतंक के खिलाफ, लेकिन ISIS के झंडों में अगर आतंकवादियों के शव लिपटे हुए देखे जा रहे हैं तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। माफी चाह रहा हूं, शाहनवाज हुसैन एक कमेंट और लेना चाहता था लेकिन समय बचा नहीं है, ऑलरेडी बहुत ओवर चुके समय से। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।